आप और हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो कि एक सैलरी पर्सन है, वह अपने वेतन का कुछ हिस्सा अगर थोड़ा थोड़ा बचा करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है, आपको सैलरी का कितना प्रतिशत बचाना है और उसे किस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना है, आज ये सभी डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फॉर सैलरी पर्सन। सैलरी पर्सन जो है किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकता है, अपने पोर्टफोलियो को बना सकता है ताकि वह आने वाले समय में जब वह रिटायरमेंट हो या उसके बच्चे की हायर एजुकेशन या उसके बच्चे के मैरिज के समय पैसे की ज़रूरत पड़े तो यह छोटा छोटा अमाउंट जो उस समय जो है बड़े अमाउंट के रूप में उसको निकल करके आए ताकि वह कार्य आसानी से पूरा हो सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला दिक्कत यहाँ ये होता है सैलरी पर्सन में कि छोटे अमाउंट में हम इन्वेस्ट कैसे करें। आपके छोटे अमाउंट से ही इन्वेस्टमेंट चालू होगा। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि आप जब सैलरी पर्सन हैं तो वहाँ पर आपको हर महीने पेमेंट के जरिए आपको है 1 तारीख से लेकर 31 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। 29 को आ जाती है, 30, 31, 1, 2 तक सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है। इसके अलावा सैलरी तो आ गई, इसके अलावा कुछ अतिरिक्त इनकम भी होता है। जैसे आप टीए पर कहीं दूसरी जगह ड्यूटी करने गए, ओवर टाइम आपको मिल सकती है। नाइट ड्यूटी करते हैं तो वहाँ पर नाइट ड्यूटी अलाउंस मिल सकता है, ड्रेस अलाउंस मिल सकता है। इसके अलावे जो है कभी कभी फेस्टिवल के सीज़न में आपको जो है बोनस के रूप में अतिरिक्त पैसा मिल सकता है। तो ये सभी पैसों को आप इस तरह से प्लानिंग करके रखिए कि एक्स्ट्रा पैसा जो भी आए वह सीधा और सीधा म्यूचुअल फंड में चला जाए। इस तरह से आपको प्लानिंग करना होगा। सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि सैलरी पर्सन के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत यह होती है कि जैसे ही कुछ एक्स्ट्रा पैसा आता है वह इन्वेस्टमेंट न बढ़ा करके अपने खर्चे बढ़ाते हैं। ज़रूरी है, वहाँ पर भी ज़रूरी है, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना भी ज़रूरी है, लेकिन यह बात ध्यान में रखिए कि आपके बचाए एक एक पैसे आगे आने वाले समय में आपको यह कई गुना बढ़ा करके दे सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि खर्चों को सीमित रखें, इन फ्यूचर बचा करके उसको रखिए, क्योंकि पैसा ही आपको सही काम देने वाला है। अब आइए आगे देखते हैं। उसके बाद आता है किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का 2 प्रचलित तरीका है। पहला है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा है लमसम के रूप में। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सैलरी पर्सन के लिए सबसे सुटेबल तरीका होता है। आपकी सैलरी आगे मान लीजिए 1 तारीख को क्रेडिट हो गया, आप वहां से बैंक को ऑटो इंस्ट्रक्ट करके रखिए, ऑटो डेबिट लगा करके रखिए कि भाई ठीक है 5 तारीख को मेरे अकाउंट से 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, जो भी आपकी इच्छा है वहाँ से निकल करके अपने अकाउंट से कट करके म्यूचुअल फंड अकाउंट में चला जाए। सबसे सिंपल और असरदार तरीका यह है। हाँ, ज़्यादा सिंपल है इसीलिए लोग इसको अमल में न ला करके इसके साथ खिलवाड़ करते हैं। खिलवाड़ यह करते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए एसआईपी अगर कार्य नहीं करता है तो फिर वह इस एसआईपी को बंद कर देते हैं और सीधा सीधी दोष म्यूचुअल फंड पर लगाते हैं। हालांकि वैसा होता नहीं, म्यूचुअल फंड का इसमें कोई दोष नहीं, दोष सिर्फ और सिर्फ आपका है, क्योंकि उसके प्रोसेस को आपने सही तरीके से फॉलो ही नहीं किया। जो एसआईपी का प्रोसेस होता है, जितने दिनों में यह पैसा बना करके दे सकता है, उसे आप फॉलो कीजिए, आपको निश्चित रूप से पैसा बनेगा। दूसरा है लमसम। अगर कहीं से आपके एक मुश्त पैसा आ रहा है, आ गया है, तो आप म्यूचुअल फंड में लमसम के जरिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट हालांकि देखा जाता है तो एसआईपी से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलता है, क्योंकि एसआईपी में एवरेज होता है। अगर लंबे समय 10 साल की बात किया जाए तो
वहाँ पर एवरेज होते होते एनएवी थोड़ा हायर चला जाता है और लमसम में एक ही समय में लोअर एनएवी पर इन्वेस्ट होता है। 10 साल के बाद आपको ज़्यादा वहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन दिक्कत यह होती है कि लमसम इन्वेस्ट करने लायक आपके पास पैसा होता नहीं है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप एसआईपी रूट के ज़रिए वहाँ पर इन्वेस्ट करते रहें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहें। नेक्स्ट बात आता है, ये तो हो गया म्यूचुअल फंड की बात। अब भाई म्यूचुअल फंड लेंगे तो कौन सा एसेट क्लास लेंगे, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं। म्यूचुअल फंड के तो बहुत सारे टाइप्स हैं, प्रकार हैं, तो हम कौन सा म्यूचुअल फंड इसमें चूज करेंगे। तो सबसे पहला आता है सैलरी पर्सन के लिए, सबसे पहला आप अपने टैक्स को बचाइए। तो यहाँ पर मुद्दा मामला ये आता है कि अगर आप टैक्स बचाने जाते हैं, तो सबसे परंपरागत तरीका यहाँ पर निकल करके आता है। सबसे पहले एलआईसी करवा लिया, पीएलआई करवा लिया, या कोई और दूसरे इंडोमेंट प्लान ले लिया। वहाँ पर आपको मात्र 4 से 6% के बीच में रिटर्न आपको मिलेगा। टैक्स तो बच जाएगा, लाइफ कवर भी मिलेगा, लेकिन आपको जितना एंड ऑफ द कॉर्पस चाहिए वो कॉर्पस आपको इकट्ठा नहीं होगा। तो सबसे बेटर तरीका क्या है, म्यूचुअल फंड में इसमें चले जाइए, टैक्स सेविंग प्लान ले लीजिए। टैक्स सेविंग प्लान में मिनिमम आपको 12 से 15% या उससे ज़्यादा का रिटर्न लंबे समय में देखने को मिल सकता है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस टैक्स प्लान का क्या है, इसका लॉकिंग 3 साल के लिए होता है। 3 साल के बाद आप अपने पैसे को यूज कर सकते हैं दूसरे जगह। वहीं एलआईसी, पीएलआई और अन्य दूसरे एंडोमेंट प्लान में कम से कम 5 साल से ऊपर का रहता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, एजेंट के मर्जी के ऊपर, आप उसमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आप कुछ और बोलेंगे, एजेंट कुछ और करके दे देगा। तो इससे अच्छा है कि टैक्स सेविंग प्लान लीजिए म्यूचुअल फंड में। ईएलएसएस टैक्स सेविंग प्लान होता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कौन सा फंड बेटर प्रदर्शन कर रहा है, इसके बारे में ज़रूर चर्चा होगी। उसके बाद फ्लैक्सी कैप फंड आता है। फ्लैक्सी कैप फंड जो बहुत ही, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो फ्लैक्सी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यह मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हुए फंड मैनेजर यह डिसाइड करता है कि अभी आने वाले समय में कौन सा स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन करेगा, लार्ज कैप श्रेणी का, मिड कैप या स्मॉल कैप। उसके अनुसार से यह अपने पोर्टफोलियो को चेंज करते रहते हैं और इससे आपका जो है पोर्टफोलियो बैलेंस में बना हुआ रहता है। मार्केट ज़्यादा उतार चढ़ाव भी होता है, तो इस तरह के पोर्टफोलियो आपके पोर्टफोलियो की रक्षा करते हैं म्यूचुअल फंड का। उसके बाद आता है मिड कैप और स्मॉल कैप। अगर आपको ज़्यादा तेज़ी से वेल्थ बनाना है और अगर आपका टाइम हॉरिजन मोर देन 10 ईयर है, तो फिर आप मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में जा सकते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान में देने वाली है कि अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो डायरेक्ट मिड कैप या स्मॉल कैप में विदाउट एडवाइज़र बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि इस तरह के फंड में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है और जब उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो है फंड का प्रदर्शन गड़बड़ाता है और साथ ही साथ आपका भी ईमान डगमगाने लगेगा कि म्यूचुअल फंड ख़राब तो है, मैं क्यों इसमें इन्वेस्ट कर दिया। और एक बार आप वहाँ से निकल जाएंगे फिर दोबारा आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे और दोष म्यूचुअल फंड को देंगे। दोष म्यूचुअल फंड का नहीं होता है भाई, दोष सिर्फ और सिर्फ आपके मेंटलिटी का होता है, आपके लालच का होता है। ज़्यादा रिटर्न दे करके मुझे उस फंड में ही जाना है, ऐसी कोई थी नहीं है। आप उसको सिस्टमेटिक समझिए, उसके पोर्टफोलियो को समझिए, उसके फंड मैनेजर को समझिए, उसका एक्सपेंस रेशियो और दूसरे पैरामीटर देखिए, तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर ये सारी बातें डिटेल में समझ में नहीं आती है तो आप अपने लिए ज़रूर फंड मैनेजर चुनिए, जो कि आपका जो फंड है वह आपका अपना एडवाइज़र है जो आपका फंड को मैनेज कर सके। इस बात को आप ध्यान में रखिए। ये तो हो गया इस तरह के म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, टैक्स सेविंग, फ्लैक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब रही बात, बहुत सारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल है भाई, तो क्या करते हैं कि रिटर्न को देख करके
जैसा अभी थोड़ी देर पहले बोला था, रिटर्न को देख करके हायर रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में चले जाते हैं। होता क्या है, जैसे सेक्टर फंड, अभी मान लीजिए किसी कारणवश से आईटी सेक्टर चल रहा है तो सारा का सारा पैसा आपने आईटी सेक्टर में लगा दिया। यहाँ पर देख रहे हैं 50% 60% का सालाना रिटर्न निकल करके आ रहा है, आप इस तरह के फंड में लगा दिए। जब आप रिटर्न देखते हैं तब वहाँ की रैली ख़त्म हो चुकी होती है। आप उस तरह के फंड में इन्वेस्ट करते हैं, फिर पता चलता है कि वह फंड वहीं का वहीं रह गया, वहाँ से भी नीचे आ गया और आपका रिटर्न जीरो से भी नेगेटिव आ गया। तो सेक्टर फंड, खास करके बैंकिंग फंड, इंफ्रा फंड, फार्मा फंड, आईटी फंड, इस तरह के फंड में अगर आपको देखने को मिले तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए। दूसरा होता है थीमेटिक फंड, जैसे कि डिफेंस फंड, एनर्जी फंड या अन्य दूसरे तरह से सोल्यूशन फंड, जहाँ पर कि किसी पार्टिकुलर स्टॉक्स को मिला करके बनाया जाता है। यह सभी स्टॉक साइक्लिक होते हैं, थोड़े समय के लिए चलते हैं, रिटर्न अच्छा खासा निकाल करके देते हैं, लेकिन बाद में स्टेकअप हो जाते हैं इस तरह के फंड। तो जब तक उस सेक्टर के बारे में अगर आपको जानकारी है तभी इन्वेस्ट कीजिए। इसमें एंट्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जिट का होता है। अगर आप एग्जिट लेने में सक्षम है, सही समय पर एग्जिट कर पाते हैं, तभी इस तरह के फंड में इन्वेस्ट कीजिए, वरना सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट आता है एनएफओ, न्यू फंड ऑफर, जो कि नए फंड लॉन्च होते हैं म्यूचुअल फंड के द्वारा, समय समय पर हमेशा लॉन्च होते रहते हैं, जिसका एनएवी 10 रुपीज़ के आसपास होता है। 10 रुपये के लालच को देख करके लोग इन्वेस्ट कर देते हैं कि ज़्यादा हमको यहाँ पर यूनिट मिलेगा। सही बात है, लेकिन उस फंड का प्रदर्शन कैसा रहेगा, उसका पोर्टफोलियो कैसा डिजाइन है, यह किसी को पता नहीं होता है। इसलिए उस तरह के फंड में आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए जो कि बिल्कुल ही नया है। वेल एस्टैब्लिश्ड फंड में इन्वेस्ट कीजिए जिसका मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज़्यादा है और कम से कम 3 या 5 साल का टाइम फ्रेम उस म्यूचुअल फंड को हो चुका है। उस तरह के फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। सॉल्यूशन बेस्ड फंड, जैसे कि हो गया आपका रिटायरमेंट प्लानिंग पर आधारित म्यूचुअल फंड, आपके चिल्ड्रेन के आधारित म्यूचुअल फंड, इस तरह के म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। लॉकिंग इस सब में हो जाता है और रिटर्न बहुत ही कम निकल करके आता है। डेट फंड, डेट फंड के लिए बहुत सारे आपको बोलेंगे कि डेट फंड में इन्वेस्ट कर दिए, डेट फंड से अच्छा है फिर आप एफडी में रख लीजिए पैसा। यहाँ पर भी अगर लंबे समय में आपको पैसा नहीं मिला, हालांकि एफडी से हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा बन जाए, लेकिन वेल्थ क्रिएट यहाँ पर नहीं हो पाएगा। लिक्विड फंड सेम कैटेगरी का है, यहाँ पर भी मुश्किल से 5 से 6% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर मोटा पैसा लगाना है, अगर कुछ दिन के लिए रखना है, तो इस तरह के फंड सही है। डेट फंड और लिक्विड फंड में आप 6 महीने से लेकर साल भर तक के पैसे को पार कर सकते हैं, जिसका साल भर के बाद उपयोग है, उस तरह के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब रही बात, यहाँ तक तो ठीक है किस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना है, किस तरह के फंड को अवॉइड करना है। अब आप शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत कहाँ से करना है? एटलीस्ट आपको सैलरी का 10% हिस्सा इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है तो कम से कम 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। अगर 15% कर सके तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कर सके तो इसको प्रोसेस हम बताएंगे आगे क्या करना है। अगर आपको सही में फाइनेंशियल अचीव करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, पूरी तरह से नौकरी से आज़ादी पाना है, तो सैलरी का कम से कम 40 से 50% हिस्सा आप इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड में, तभी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। नहीं तो 10% तो ज़रूर बचाइए, 10% तो आप आसानी से बचा ही सकते हैं। अब आपको SIP शुरू करनी है, 5,000 और 10,000, इसको बाद में हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि छोटी सी रकम आपके लंबे समय में कितना बड़ा अमाउंट बना करके दे सकता है। नेक्स्ट बात आता है कि भाई ठीक है इतना सारा हो गया, तो अभी 2025 के लिए हमको कौन कौन सा फंड इसके लिए बेटर रहेगा। तो 4-5 कैटेगरी जो सेलेक्ट किए, पहला था फ्लैक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और टैक्स सेविंग प्लान। हालांकि 12 लाख बहुत लोग सोच रहे होंगे टैक्स बचा के मैं क्या करूं, तो वैसे लोगों के लिए जिनका जो है सैलरी 12 लाख से ज़्यादा जाने की चांस है, उस तरह के आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, सबसे पहला देखेंगे फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में।
तो फ्लैक्सी कैप फंड में एक कैटेगरी लिया गया है फ्लैक्सी कैप फंड का, पारंपरिक का फ्लैक्सी कैप फंड। यहाँ पर देखिए आप 3 साल का रिटर्न 24%, 5 साल का रिटर्न 25%, 7 साल का रिटर्न लगभग 20% का निकल करके आ रहा है। तो इस तरह के फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट की फ्लैक्सिबिलिटी के अनुसार से फंड मैनेजर स्टॉक्स का चयन करते हैं और आपके लिए 15% से ऊपर का रिटर्न निकाल करके लंबे समय में दिया है। हालांकि देख रहे हैं कई जगह नेगेटिव है, लेकिन फिर भी यह जो है लंबे समय में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अब नेक्स्ट आता है आपके लिए मिड कैप कैटेगरी का फंड। मिड कैप कैटेगरी में आपके लिए चुना गया है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड देखिए क्या शानदार प्रदर्शन दिया है 2019 के बाद से, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। 3 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 34%, 5 साल के टाइम फ्रेम में 36%, 7 से 10 साल का टाइम फ्रेम में लगभग 35 से 36%, ऑन एन एवरेज 30% से ऊपर का रिटर्न ये दे रहा है। तो क्या तुरंत रिटर्न निकाल करके देता है? नहीं। जो इस फंड को पकड़ करके बैठे हुए लगातार SIP कर रहे हैं और इसमें समय दे रहे हैं, तभी आपका रिटर्न बन पा रहा है, अन्यथा रिटर्न बिल्कुल नहीं बनेगा। इस तरह के फंड में भी चाहे तो लाख आपको अच्छा फंड सेलेक्ट करके दे दिया जाए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फंड अच्छा रहने से कुछ नहीं होगा, आपका मेंटलिटी अच्छा रहना चाहिए, तभी आपको पैसा बन करके आएगा, अन्यथा वहाँ पर पैसा नहीं बनेगा। स्मॉल कैप कैटेगरी में बंधन स्मॉल कैप है। बंधन स्मॉल कैप अभी नया फंड है, लगभग 5 साल से ऊपर हो रहा है। 3 साल का टाइम फ्रेम देख रहे हैं 34% और 5 साल का टाइम फ्रेम लगभग 36% निकल करके आ रहा है। यह फंड भी बहुत ही अच्छा, नया होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आप इस फंड को स्मॉल कैप कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। विशेषकर ध्यान रखिए कि आपका टाइम हॉरिजन जो है कम से कम 7 साल से ऊपर हो, इस बात को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, टैक्स बचाने के लिए सबसे बेहतरीन फंड पारंपरिक का है टैक्स सेवर प्लान, पारंपरिक ELSS टैक्स सेवर प्लान। यह फंड देखिए लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। 3 साल के टाइम फ्रेम में 22%, 5 साल का टाइम फ्रेम में 25%, 7 साल और उससे अधिक के टाइम फ्रेम में 25% का रिटर्न निकाल करके दिया। इसमें सबसे बड़ी बात खासियत यह होती है कि फंड मैनेजर को जब पैसा देते हैं तो वह समझता है मेरे पास यह पैसा 3 साल के लिए आ चुका है, इसलिए उस पैसे को वह जैसे चाहता है अपनी मर्जी से सही तरीके से इस्तेमाल करता है और आपके लिए अच्छा रिटर्न निकाल करके देता है, क्योंकि जानता है 3 साल से पहले आप उससे पैसे तो मांगेंगे नहीं, इसलिए वो बेधड़क लगाता है अच्छे फंड में, अच्छे शेयर्स में, और वहाँ से अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके देता है। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि मान लीजिए 5000 भी आपने बचाना चालू किया SIP के रूप में, इन सभी फंड में अगर लगा दिया तो कितना पैसा बनेगा। 5000 का SIP, अगर मान लीजिए आज आपकी नौकरी शुरू हुई 20 साल के एज में, वहाँ से आप इन्वेस्ट करना चालू कर दिए, 5000 निकालना चालू कर दिए, 25 साल तक इन्वेस्ट किए, अगर 15% का ही मोटा मोटे रिटर्न मान के चले तो आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्ट होता है 15 लाख रुपया। वहाँ से मैच्योरिटी वैल्यू आपका 1,64,00,000, 1,50,00,000 तो आपका टोटल गेन ही बनता है। अब कहेंगे कि भाई 25 साल के बाद 1 करोड़ 1.5 करोड़ का वैल्यू क्या रहेगा, तो सीधा सा एग्जाम्पल है, सीधा सा उत्तर है इसके लिए कि क्या आपकी सैलरी 85,000 आज के डेट में रहेगी? आज जो शुरू हुआ 85,000 क्या 25 साल तक रहेगी? नहीं ना। तो फिर आप अपने पैसे को बढ़ाइए ना, बढ़ाइए, देखिए रिटर्न अपने आप बढ़ेगा।